बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में भारत के 5 अगस्त 2019 में किए गए गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत के लिए यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर पेश की गई 2 मुज़म्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया है। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से कहा गया है कि 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई, ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से उसको मंजूर किया था, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, तो आए बैठते हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत ने 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अभी तो पता नहीं कि अपोजिशन कौन सी है, क्योंकि सेनेट में और कौमी असम्बली में तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं दोनों नाअहल हो गए हैं। तो अब नया शायद चुनाव होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या तरीका होगा उसमें, लेकिन अपोजिशन जो है वो अभी उनमें से कोई नया गालिबन अपोजिशन लीडर आएगा, फिर उससे मुशावरत होगी जो भी होगा। लेकिन जो असल इस वक्त इशू है वो है वही जो कि तमाम मामलात मुल्क के जिससे और दुनिया के हालात और ख़ित्ते के हालात सब उस तरफ नज़र है कि क्या हो रहा है। और उसमें ये एक तो 6 साल हुए जो मकबूजा कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म की, और 6 साल के बाद देखिए 6 साल 2019 में तो प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था, और नताइज तो आपको बाद में पता चलते हैं ना। यानी उसके नताइज ये निकले कि उस वक्त उन्होंने जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, 6 साल के बाद उनको एक न्यूक्लियर जंग रुकवानी पड़ी दरमियान में आके। लेकिन 6 साल पहले जिस मामले को वो नज़रअंदाज कर गए थे और उनको कहा था कुछ भी नहीं है, तो बस एक 6 साल के बाद उनको एक न्यूक्लियर जंग वो कहते हैं मुझे रुकवानी पड़ी, और ये उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और कश्मीर अगर आप देखें इस वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कर रहे हैं और साथ ही फिर पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है, और फिर सारा मामला क्योंकि एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है, तो ये कश्मीर का जो मामला है वो तो अब एक ऐसी बैनुल अक़वामी जगह पे जाके खड़ा हुआ है। मतलब फिर वही बात कि मुझे नहीं याद कि ये कई सालों में ज़बानी कलामी तो बात होती रही है, लेकिन एक ऐसी जगह खड़ा हो गया है कि जहाँ पे जाके कश्मीर जो है वो यानी मैं अब अंदाज़ा लगाना ये चाहिए कि कश्मीर में इतने सालों में हुआ क्या है। 2-3 बातें जो है ना कि वहाँ पे क्या हुआ है। मतलब पहली बात तो ये कि क्या वहाँ पर वही तरीका अपनाया गया है जो कि फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल ने, ये कि डेमोग्राफिक्स चेंज किए जाएँ। ये तो बात करते रहे हैं ना खुल के, वो भी बात करते रहे हैं, ये भी बात करते रहे हैं। और क्या वही तरीक़ाकार अपनाया गया है कि जो पेगासस और ये और वो और वहाँ के लोगों को, और फिर उसके बाद उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जैसे फ़लस्तीन में जब बड़ी एक आप समझें कि मुज़ाहमत की एक तहरीक चल रही थी, और मुज़ाहमत की एक तहरीक चल रही थी, उसमें बातचीत, उसमें जंग भी हो गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वो एक ख़तरनाक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर गई कि सारी दुनिया तो हमें भूल गई है। तो फिर उन्होंने हथियार उठा लिए और उसके नतीजे में फिर जो कुछ हुआ वो सामने, वो प्रॉपर वायलेंस। अब इशू ये है कि वो वहाँ पर जो है वो वायलेंट लोग तो नहीं है कश्मीर के, उनके तो जो लोग हैं वो तो सारे जेलों में हैं, और वहाँ पर क्या मतलब इतनी फ़ौज है और सा। अब 6 साल के बाद ये हमें पता चल रहा है कि जी गज़ा को देख के कि कश्मीर में क्या हुआ होगा, ठीक है। और मतलब इन हालात में जो है वो जो भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी की, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल फिर वही बात की दोबारा कि वो मज़ीद
टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं और रशियन ऑयल के ऊपर वो पेनल्टी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। आज उन्होंने कहा है कि 24 घंटों में मज़ीद मैं इसका ऐलान करने जा रहा हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता कि ये अचानक सब कुछ हो रहा है। मैं इसको मानने को तैयार ही नहीं हूँ, इस बात को कि ये अचानक मोदी जी की आंख खुली है और उनको भी पता चला है कि उनके साथ ये हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात भारत के अवाम कर सकते हैं, ये बात जो उनकी जमातें हुकूमत में नहीं हैं वो कर सकती हैं, या जो बाकी जमातें हैं सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात मोदी जी नहीं कर सकते, और ना ही ये बात जो है ये अजित डोभाल कर सकते हैं, और ना ये बात जयशंकर। ये 4-5 लोग जो हैं ये कोई छुन्ने काके नहीं हैं। ये जो हैं ये इन्होंने इतने पूरे अरसे में पूरी दुनिया में, मतलब आप भारत एक मतलब 1.5 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, उस मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर जगह पे डायस्पोरा है आपका बहुत बड़ा, और आप जो हैं वो हर एक मतलब कंटिन्यूटी में है ना। मतलब प्यूटिन, लेवरॉव, ट्रंप 1.0, उनकी टीम, उनका मिजाज, उनका और बहुत बड़ा डायस्पोरा अमेरिका में, पूरी दुनिया में। तो ऐसा है नहीं कि अचानक जो है वो उनको पता चले कि नहीं। आपको एक आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, सफारत खानों से रिपोर्ट्स आती हैं, फिर आप जब साइड लाइन से मिलते हैं तो आपकी बातचीत होती है, आपके जो मुख्तलिफ अंदाज में आपकी कम्युनिटीज़ बाहर मिल रही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स में, फंक्शन, आपका फीलर ज़रूर आता है। ऐसा नहीं होता अचानक एक दिन आप जो हैं वो उठे और आप जो हैं वो जनाब आपको पता ही नहीं चला और आप जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सारी टीम तो हमारी आ रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और ऐसे हो रहा है। और मैं इस बात को भी जो है, जो मेरी काफ़ी लोगों से मेरा इख्तिलाफ, मैं इस बात को ट्रंप 1.0 से जोड़ता हूँ कि उस वक्त भी यही हुआ था कि चाइना के साथ मसला हुआ था और ट्रंप जो है वो मदद को नहीं आए थे, और फिर उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी फेल हुई थी। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद इलेक्शंस और उस तरफ दुनिया की तवज्जो चली गई थी, और बाइडेन दौर में भी वही सिलसिला कंटिन्यू रहा। उसमें मुझे बताएं कि बाइडेन दौर में क्या ऐसी चीज़ हुई है, कौन सी कोई एक चीज़ ऐसी मुझे बता दें जो मोदी जी कहेंगे बाइडेन दौर में इन्होंने अचीव की है। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है, ये आप छोड़ देना किससे कहानियाँ, ये हो गया फलां हो गया, ये कर दी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेटीरियलाइज हुई है पूरे बाइडेन दौर में? IMF बन गया। ये मुझे बताएं कि ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इन्होंने अमेरिका पे डाल दिया था ना डॉक्टर यू, तो ये क्या बाइडेन ट्रंप दौर में हुआ है? ये सारे वाक़यात जो हैं दुनिया के एक कंटिन्यूटी में हो रहे हैं और एक नया ग्लोबल ऑर्डर जन्म ले रहा है, और भारत उसमें, भारत तो नहीं कहूँगा, मोदी जी जो हैं अपने मुल्क को लेके वो एक कोने में जाके खड़े हो गए हैं, एक जजीरे में, जिस जजीरे में एक ही उनका साथी था और वो भी डूब रहा है, नेतन्याहू, जिसका उन्होंने वही रेप्लिका जो होता है ना कि कश्मीर में और वहाँ पे, और बाकी लोगों के साथ भी हम कश्मीर पे रह जाते हैं। मैं तो कश्मीर को मतलब हम ज़ाहिर है कश्मीर पाकिस्तान में है तो कश्मीर पे ज़्यादा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको वाइडर एंगल में देखते हैं तो 7 सिस्टर्स को तो मैंने बहुत डिस्कस किया है, और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कई दफ़ा तो मतलब है कि उनके जो भारत में बहुत से लोग हैं उनको भी इतना नहीं पता, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ का मीडिया है, तो उनसे रब्ता, वहाँ के लोगों से रब्ता दरमियान में हुआ कि मैं वो समझा कि यार एक कुकीज़ कौन से हैं और ये मणिपुर में क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, तो आपको बड़ा इसको समझ के मेरा बात करते हैं। अच्छा, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये इनसे नहीं संभाला जा रहा, मोदी जी से। और जब अब देखें ना, अब वो अचानक आ गए कि जी एक सल्तनत बंगला, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके पीछे पता नहीं कौन है, इसके पीछे तुर्की है, इसके पीछे तुर्की है। ये पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं। ज़रा सोचें, ये मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये अगर इस तरह की बातें करेंगे ना
तो ये इसके पीछे सल्तनत बंगला के पीछे तुर्की है। और ये जो कश्मीर में है, आज तक नहीं पता कि वो क्या था, वो बंदे कौन थे, वो मारे गए अचानक, फिर उसके बाद जो था वो फॉल्स फ्लैग था या सिक्योरिटी लैप्स था या क्या था, फिर किसी को जाने भी नहीं दिया। ये कॉन्टीन्यूटी में एक सारा सिलसिला है। और ये क्वाड कभी मैंने, ये नहीं कि कभी 4-5-6 सालों में मैंने क्वाड को सीरियस नहीं लिया है। कभी मैंने क्वाड को लिया ही नहीं सीरियस। एक आपके पास फील होती है ना इतने अरसे में, आप कहते हैं यार नहीं बात नहीं बन रही, ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। ये क्वाड को मैंने सीरियस नहीं लिया कभी। ये नेटो का दफ्तर खुल रहा है वहाँ पे टोक्यो में, कभी सीरियस नहीं लिया। इवन ये ऑकस की बात तो बस वो नहीं, मतलब है कि मैंने कभी भी, और IMAC पे तो पहले दिन की ये फजूल चीज़ होगी। F-35 पे हमने कहा कि आप के पीछे आपके मत्थे F-35 लगेंगे तो ज़रा सोच समझ के चलें। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इनको नहीं पता था, कुछ लोगों को कम से कम। ये अलग बात है कि वो उसको शेयर ना करें। और फिर ये होता है कि वो अंधी तकलीद में पीछे लोग चल रहे हैं सारे, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट RSS हिंदुत्व, भारत तो नहीं है, एक प्रोजेक्ट उन्होंने बीच में लेके और साथ ही लेके पूरे के पूरे। सफ़र कौन कर रहा है उसमें? तो आम भारत का शहरी कर रहा है ना। अगर आपकी लीडरशिप ऐसी हो और बैठी हो और डील करने वाले ऐसे लोग हों जिनको पता ही ना हो कि करना क्या है हमने, तो वो जो है वो उसके बाद वो मतलब कोई स्ट्रेटेजी छोड़ देना। वो टेक्टिकल लेवल पे भी कल पता नहीं क्या होना है, परसों क्या होगा हम देखेंगे, अचानक आपको कुछ नहीं पता। मतलब इतना बड़ा डायस्पोरा बैठा है और इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पे अमेरिका में इंडिया के लोग बैठे हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं कि अचानक जनाब आपको पता चल रहा है अच्छा ऐसे होता है। कोई आपकी रिपोर्ट्स, कोई आपका एनालिसिस, कोई आपकी, तो ये जो है ना, इनका फॉरेन ऑफिस में इनके बड़े अच्छे लोग हैं यकीनन। तो मोदी जी जो हैं ये तो साथ लेके चले गए। अब वो कश्मीर का जो इशू है अभी वो नहीं है जो 2019 में था। ये 2025 का जो कश्मीर है, ये वो कश्मीर है जो सारी दुनिया को इस बात का इल्म है कि उस कश्मीर में, कि कश्मीर के ऊपर एक न्यूक्लियर जंग होने लगी थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे राफेल गिर गए 6। ये एक बड़ी जंग, ये जंग जो है ये अगर खिंच जाती तो उसके नतीजे में तो पता नहीं कहां तक मामला चला जाता। ठीक है, तो बात सारी ये है कि ये अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं अगले चंद घंटों में 25 यानी मजीद वो पेनल्टी आयद करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और मसला, एक तो हमारा फॉरेन ऑफिस की तरफ से आज वो आ रही हैं बातें कि जी वो ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने बहुत सारे मुल्कों का नाम लिया है, पूरी कतार है, वो कह रहे हैं पता नहीं उज़्बेकिस्तान तो इधर से वो उधर से वो कई कर लेते रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। खबर ये नहीं है, मेरे नज़दीक खबर ही नहीं है, ये कहीं पर दुनिया में कहीं का जिक्र खैर है ही नहीं। ये बस हमारी तरफ से एक बात हो गई, ज़ेलेंस्की ने बहुत सारे मुल्कों का नाम लेके कि जी ये सारे जो हैं ये रहे। असल जो खबर है, अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कि रशिया से ऑयल लिया, नहीं, ये तो एक हिस्सा है ना उसका, उस जुमले का एक हिस्सा है, उस जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है। आपने ऑयल ले लिया, चाइना भी तो ले रहा है ऑयल। चाइना तो अब बहुत ज़्यादा मतलब चाइना के ऊपर आप ऑयल के सैंक्शन लगा दें कि चाइना तो फड़का देगा वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे, और मुल्क खड़े हैं। इशू ये है कि इसके 2 हिस्से हैं। एक वो कह रहे हैं कि आपने सस्ता तेल लिया, ऑयल लिया, फिर आपने उसको महंगा दूसरों को बेचा। मतलब एक तो सस्ता लिया और फिर आगे महंगा किसको बेचा। ये देखें ना, इसका भी तो जवाब है ना कि महंगा किसको बेचा, अपने लोगों को महंगा बेचा या किसी और मुल्क को महंगा बेचा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। अच्छा, अब यहां तक रुक गई चीज एक। अब जनाब असल इल्जाम जो लगा है, जिसके ऊपर पड़ना है अभी प्रॉपर स्यापा, ठीक है, और प्रॉपर स्यापा ऑयल तो चल ही रही है, लेकिन एक दूसरी जो खबर अभी थोड़ी देर पहले आ रही है, अभी वो खबर इतनी खौफनाक है कि यूक्रेन की फौज ने इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम क्या लगाया है, उनके पास वो आ गए हैं, पूरा सिस्टम उनके पास मौजूद है, वो जो चीज़ें हैं।
अच्छा, वो अब ये कह रहे हैं, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कीव इंडिपेंडेंट को, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन रेजेस इशू ऑफ एलिजेड इंडियन पार्ट्स इन रशियन ड्रोन्स। ये जो स्क्रूटनी हो रही थी उनकी मॉस्को के साथ, तो वो जो असलहा वहां पे इस्तेमाल हुआ है, वो असलहा जो है वो तो ये गुजरात वगैरह की फैक्ट्रियों से किया है, लोग नहीं, ऑयल भी नहीं, असलहा जो गया है वो यहां से इन्होंने असलहा बेचा है। अब या तो ऑयल ले लिया है और ऑयल के बदले असलहा दे दिया है। अच्छा, अब यहां पे वो जनाब, अच्छा उसके बाद ये इन्होंने फिर हिंदुस्तान टाइम्स से भी बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स एक उनके जरीदे से बड़े से उन्होंने बात की है भारत में, और उसके बाद जो यूक्रेन के जो फौज के जो सरबराह और उनकी जो सिक्योरिटी, उन्होंने फिर ये बाकी जगहों पर बात की है कि भारत ने, एक तो इल्ज़ाम ऑयल का है ना, ऑयल लिया, ठीक है ना, महंगा ब्रिक्स में, एक ये है कि असलहा भी दिया, यानी यूरोप के खिलाफ, यानी बरतानिया, यानी ईयू, यानी नेटो ममालिक जिससे लड़ रहे हैं, वो उनको अब असला भी दे रहे हैं। यानी अभी इस पे यूरोप का रिएक्शन आएगा, यूरोप का रिएक्शन भी आएगा। ये मैं आपको, ये देखें मोदी जी को, और नहीं आएगा तो ये उठेगा, ये चीज उठेगी। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स को, यूक्रेन फ्लैग्स ये 19th इंडियन मेड पार्ट्स इन ड्रोन यूज बाय रशियन फोर्सेस। देखिए, अच्छा उन्होंने फिर नाम लिए ना, उन्होंने कहा है कि ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहां से आए, वो कह रहे हैं कि जी एक आए विषय इंटर टेक्नोलॉजी और एक आए औरा सेमीकंडक्टर, ये प्रोड्यूस कर रहे थे जो शहीद है 136 UCAVs, ठीक है, ये जो ड्रोन्स थे सारे, ये तस्वीरें उतार के, और इसमें ये इंडिया से ये गए हुए सारे। अच्छा, अब यहां पर इशू ये है कि ये एक मसला अब उठेगा, और उठने की वजह ये होगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको तो वो तो ढूंढ रहे हैं ना किसी चीज़ को, और ये यूक्रेन की तरफ से ये बात होना कि इसके ऊपर जाहिर है कि ईयू के ममालिक जो हैं वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई उनका भी इस पे एक, मेरे ख्याल से गार्डियन ने भी स्टोरी, गार्डियन से भी बात की है। अगर अभी हम थोड़ी देर में गार्डियन को भी देखते हैं, गार्डियन में भी ये खबर है कि जी इंडिया को उन्होंने, मतलब ये एक इंटरनेशनल फ्लैश हो गई है कि इंडिया का असला जो है वो नेटो फोर्सेस और यूरोपियन फोर्सेस के अगेंस्ट और अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऑयल के साथ साथ जो है वो उसमें ये चीज़ भी साथ उसमें ऐड हो गई है। अच्छा, ये जो है ना, अब इसको ये कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे वो देखते हैं, किस तरह करते हैं। लेकिन मैंने आपसे जो पहले बात की वो मैं बात दोबारा कह रहा हूँ। अच्छा, अब राइटर्स ने उठा ली, चलें जी, राइटर्स आ गया 16th। अब राइटर्स का मतलब है कि बस सब आ गए ना, गार्डियन वार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट, ये थोड़ी देर में सारी राइटर्स आ गए, तो सब आ गए। 16th, यूक्रेन फाउंड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडिया इन रशियन ड्रोन्स। अच्छा, अब बात यह है कि अब ये कहेंगे कि भाई, मतलब देखें ना, राइटर्स ने उठाई ना स्टोरी, राइटर्स को, और पहले तो कीव के अखबार ने उठाई स्टोरी, फिर हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने बताया, सबूत दिए इसके सारे, फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो यहाँ पे इन्होंने ये एक ऐसा इशू है जो अब ये चलेगा आगे। जितना ये इशू चलेगा उतना ही, देखें ये जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट गई थी ना कि दो कौमी नजरिए की बात हुई थी आर्मी चीफ की तरफ से, और फिर पाकिस्तान में आज जो 5 अगस्त के वाले, एक तो तहरीक इंसाफ का आज जो था वो उनके मुजाहरे थे और बाकी जो भी जैसे भी, लेकिन ये है कि कश्मीर का ही इशू जो अब एक बैनुल अक़वामी इशू बन चुका है कि जिसने, जो कि न्यूक्लियर जंग तक जा सकता है। फॉल्स फ्लैग था, सिक्योरिटी कुछ भी था, वो बताएं तो एक पता तो चले ना कौन से लोग थे। कुछ थे लोग थे, 3 खाके थे, भाग गए, फिर मारे गए अचानक, कई महीने तक छुपे रहे जंगलों पे, बंदरों की तरह बैठे रहे किसी दरख्त पे, फिर वो मारे गए अचानक, ठीक है। जिस दिन इजलास शुरू होना था पार्लियामेंट का, तो उससे 1 घंटा पहले वो मारे गए। अच्छा, अब इशू ये है, तो एक तो मामला ये हो गया। दूसरा जो मामला है
अभी यहाँ रोकते हैं ज़रा इसको, इस खित्ते में, और जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे कत्लेआम गज़ा, वहाँ पर एक मुल्क में बगावत कहें या वो उस मुल्क को बिखरना कहें, टूटना कहें, क्या कहें, और वो है इसराइल। सही। अच्छा, अब वहाँ पर ये हुआ है कि पहले तो उन्होंने जो है ये किया, उनकी एक अटॉर्नी जनरल है वहाँ पे इसराइल की, गली बगराव मियारा, ये जो है अटॉर्नी जनरल, ये नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के मुकदमात को ये लेके चले। ये 2022-23 से ये अटॉर्नी जनरल हैं। उस वक्त नफ्ताली बेनेट थे वज़ीर आज़म, बहरहाल ये अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल तो ये इन्होंने प्रोसिक्यूट करना है नेतन्याहू को, यानी उसी हुकूमत की काबीना का हिस्सा हैं, उसी हुकूमत की अटॉर्नी जनरल हैं जिसने नेतन्याहू को प्रोसिक्यूट करना है। ठीक है। अब जनाब, नेतन्याहू नहीं, जितनी जमातें हैं, सारी जमातों, ये इसराइल की पहली अटॉर्नी जनरल है, तमाम इत्तेहादी जमातों ने, तमाम काबीना ने, सब ने मिलके अटॉर्नी जनरल को कहा कि इसको हम फारिग कर रहे हैं। ये काबीना का हिस्सा होता है, अटॉर्नी जनरल उनकी कैबिनेट का, इन्होंने कहा ये फारिग करते हैं, इसको हटाएं। और वोटिंग हुई इस पर कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई इनके साथ हो, वोट सारे के सारे इनके खिलाफ गए, इनको नेतन्याहू ने बरतरफ कर दिया। बरतरफ करने के आधे घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया अपने ओहदे पे, और पूरी जो सिविल सोसाइटी और बाकी सारे लोग वो अटॉर्नी जनरल के साथ खड़े हो गए हैं आके कि अटॉर्नी जनरल जो है, ये नेतन्याहू की ही हुकूमत की अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, ये प्रोसिक्यूट करेंगी। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि, गालियां दे रहे हैं कि शर्म नहीं आती, तुम कैबिनेट में बैठोगी, इसको दरवाज़ा बंद करो, इसको घुसने में देना। वो कह रहे हैं घुसने देना और नहीं देना वो बात की बात है, प्रोसिक्यूट ये करेगा अटॉर्नी जनरल मुल्क की, यही होगी। यानी पूरे जो लीगल जो कानूनी सारा है सिलसिला, वो खड़ा हो गया नेतन्याहू के अगेंस्ट। ये तो हो गया एक पोर्शन, पार्ट। दूसरा, नेतन्याहू साहब ने रात को ये शोशा छोड़ा, एक मीडिया के उनके एक किसी बंदे ने रात को एक्स के ऊपर एक मैसेज डाला कि जी नेतन्याहू जो हैं वो मौसूफ पूरे गज़ा पे कब्जा करने का सोच रहे हैं। वो अभी ये है कि वो तंग आ गए बाजार, पूरे गज़ा पे वो कब्जा करेंगे, ये करेंगे, बोला। अच्छा, वो खबर फैल गई, उसके बाद ये वो सोर्सेज से उन्होंने इधर उधर दाएं बाएं कि जी नेतन्याहू फैसला करेंगे और आज काबीना का इजलास होगा शायद। देखें, हालात ऐसे हैं कि होने को कुछ भी हो सकता है इस वक्त, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो मुल्क टूट क्यों रहा है, वो ये है कि वहाँ पर ये जो उनके हरजाई हलावी जो अभी कुछ अरसे पहले इसराइल का जो आर्मी चीफ गया था, जिस दौर में ये सारा कत्लेआम शुरू हुआ, तो उनका नया आर्मी चीफ आ गया था, मेजर जनरल एयाल ज़मीर। ये पहले उनका वाइस था, तो ये फिर प्रमोट हो गया। और ये अब नेतन्याहू कह रहा है कि मैं गज़ा में जाऊंगा, और उससे एक दिन पहले उनके 600 बंदे ख़त लिख रहे हैं, जिसमें उनके आर्मी चीफ और शिन बेत और ये सारे के सारे जो हैं 600 लोगों के ख़त लिख रहे हैं कि ये जंग आप बंद कर दें, इसमें हम हार चुके हैं, हम गज़ा की जंग हार चुके हैं, मॉरली भी हार चुके हैं और सब कुछ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उनकी जो प्रॉपर जो उनकी ज्यूश जो आप समझेंगे कंजर्वेटिव उनका एक जो मीडिया है, ये मैं 9th और 10th उसे कोट कर रहा हूँ कि फॉर्मर डिफेंस चीफ्स आस्क्ड ट्रम्प टू एंड वॉर। ये कल हमने जो बात की थी, हमने बताया था कि 600 लोगों ने खत लिखा है। आज उन्होंने ये लिखा है 10th जूइश इंडिपेंडेंट में कि दिस इज़ नॉट जुडाइज़म। जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं, अब ये राइट विंग है और ये उनके वो हैं जो उनके यानी मजहबी लोग हैं। इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका गज़ा में जो कुछ कर रहे हैं वो जूइश एथिक्स के खिलाफ है, यानी मजहबी तबका भी खड़ा हो गया नेतन्याहू के खिलाफ। ठीक है।
अब जनाब उनकी जो फौज का सरबराह है, खबर ये है नेतन्याहू की फौज का जो सरबराह है उसने नेतन्याहू की बात मानने से इनकार कर दिया। यानी इसराइल में आप समझ लें कि इसको बगावत कह लें, इसको आप मुल्क का टूटना बिखरना कह लें, इसको आप मुझे नहीं पता कि इसको क्या नाम देंगे। और उसने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमारे लोग तो अंदर नहीं जाएंगे, और हो सकता है वो रिजाइन दे दे। और वो रिजाइन दे दिया उसने, जो धमकी गई है उसकी तरफ से कि फौज का सरबरा मैं रिजाइन कर दूंगा, अगर तुम गजा में दाखिल हुए तो मेरे साथ पे सब रिजाइन करेंगे। अच्छा, सब रिजाइन करेंगे मतलब ये कि तुम्हें पकड़ लेंगे, फौज है ना, या तो तुम्हें पकड़ लेंगे, फौज तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। तो ये इसराइल की फौज और नेतन्याहू आमने सामने आ गए, और नेतन्याहू ने सिक्योरिटी का इजलास अभी तलब किया हुआ है, और वो इजलास में, और जाहिर है कि अभी एक ग्लोबल केओस है कि फौज से बिल्कुल, क्योंकि वो फौज जो है उसको मजहबी जो उनके जो यहूदी मजहबी उनके रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि ये जुडाइज्म के खिलाफ है, गजा में जो कुछ हो रहा है। अब जनाब इसमें जो है वो 7th, एज नेतन्याहू अर्जिस फुल ऑक्यूपेशन ऑफ गजा, उसने फुल ऑक्यूपेशन का कहा तो इसराइली डिफेंस चीफ कट्स फोर्सेस एंड सिग्नल्स रिस्ट्रेन, उसने कहा कि मैं पीछे ही रहूंगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले एनालिसिस आ गया, डिफाइंग इजरायली आर्मी ऑक्यूपेशन, नेतन्याहू पुशेस टू एस्केलेट एन अनविनेबल वॉर इन गजा। फौज कह रही है नहीं करना, फौज ऑपोजिशन में चली गई है, नेतन्याहू कह रहा है कि लड़ो, फौज कह रही है नहीं लड़ना। फौज ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जेरूशलम पोस्ट 12 मीडिया से आपको अंदाजा हो रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ कह रहा है नो एक्सटेंडेड सर्विसेज कमिटमेंट्स फॉर करंट स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स। बिल्कुल हम आगे किसी किस्म का कोई इरादा ही नहीं है कि इस जंग को आगे लेके हम जाएं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 5th, पुश फॉर फुल टेक ओवर ऑफ गजा ब्रिंग्स नेतन्याहू एंड IDF इसराइली डिफेंस फोर्सेस चीफ जमीर रिफ टू बॉइलिंग पॉइंट। फौज और नेतन्याहू आमने सामने खड़े हो गए हैं। फौज ने बात मानने से इनकार कर दिया, और बल्कि बात मानने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर अभी कुछ देर पहले अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, उसने इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड बताया उन्होंने, ये 13th कि गजा वॉर डीपन्स इजराइल्स इंटरनल डिविजन्स। 13th ये अंदर तकसीम जो है वो इतनी गहरी हो गई है। और फिर गार्डियन ये ब्रेक कर रहा है कि जो कैबिनेट होनी थी, कैबिनेट मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि वो वहाँ पर जो नेतन्याहू ने आगे कहा कि मैंने आगे बढ़ना है, वो जो है वो सारी सब गड़बड़ हो गई है, और फौज बात मानने को तैयार नहीं हो रही है। और फौज और वो बाकी सारे जो 600 लोग और वो सारे बढ़ते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप के होटल के बाहर मुजाहरा हुआ है, और यहूदियों ने किया मुजाहरा, यहूदियों ने किया है, और जी यहूदियों ने मुजाहरा किए, और यहूदियों ने मुजाहरा किए, और वो वहाँ पर ये जो है ये बहुत सारे लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, या वो हाँ गिरफ्तारी हो गए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो सारे यहूदी थे, ठीक है, उसमें और कोई नेशनलिटी नहीं थी। इनका कहना ये है कि ये लेफ्टिस्ट हैं। अच्छा, ये लेफ्टिस्ट कहते हैं कि जैसे बहुत बुरे लोग हैं, तो उनको लेफ्टिस्ट राइटिस्ट इस तरह करके अभी तक ये टर्म्स यूज़ होती हैं, राइट विंग, और ये इसराइल में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम राइट और ये वो सब। तो वहाँ पर हो गई ये बगावत। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में क्या ये कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसराइल में ये मुमकिन नहीं है। अब वो नेतन्याहू इस्तीफ़ा देगा, अटॉर्नी जनरल बहाल हो गई है, सारे साबिका
वज़राए आज़म और शिनबित के सरबराह और मोसाद के सरबराह जो डीप स्टेट से साथ डील करते रहे हैं अमेरिका की और पूरी दुनिया की, वो अचानक जो है वो गज़ा की जंग ख़त्म करवाने के लिए आ गए हैं। माजी में वो खाल उतारते रहे हैं फ़लस्तीनियों की, अभी वो सारे साथ आ गए। तो क्या किसी ने आंख मारी है उनको कि इसको फेंको उठा के, और जल्दी फेंको? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो जेरूशलम पोस्ट में भी ये उनके कमेंट आया अभी 34th, ए फॉर्मर इजरायली सिक्योरिटी चीफ सेज कि गज़ा वॉर नीड्स टू एंड, मे बी वी शुड लिसन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ने आंख मारी तो फेंक दो उठा के, वरना मुल्क जाएगा जल्दी से। अच्छा, ये 28 देखें, ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सिर्फ वक्फे जाने से पहले मैं आपको लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है 28 इजराइल नेशनल न्यूज़ ने अभी ये दे दी है खबर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ स्टाफ क्लैश ओवर कॉन्क्वेस्ट ऑफ गज़ा। वो गज़ा के ऊपर क्लैश हो गया आपस में, ठीक है जी। और एक जंग जो है, अब आप देखें, यूक्रेन की जंग एक मुल्क ख़त्म कर सकता है टेलीग्राफ के मुताबिक। अब आप ब्रेक के बाद मैं एक इसको जुमले को कंप्लीट करूं। 30th स्लाइड अगर हम देख लें, टेलीग्राफ के मुताबिक एक मुल्क ऐसा है, टेलीग्राफ कह रहा है, जो कि यूक्रेन की जंग को ख़त्म कर सकता है, और वो है भारत। 30th टेलीग्राफ। और उसको वाहिद तरीका ये है कि वो एक साइड चुन ले, और साइड उसकी क्या है कि वो हमारे साथ आ जाए रशिया से, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी ये अब प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया कि इसकी जंग के जारी रहने में जो असल फड्डा कड़ा कर रहा है, उधर नेतन्याहू कर रहा है, इधर मोदी जी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद अब वक्फा ने मैं आपको और बताता हूँ, इस केस को मैं और बिल्ड करता हूँ कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि वो पूरे यूक्रेन की जंग क्यों हो रही है, उसका मलबा मोदी जी पे आने लगा है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म को एक तवील अरसे से सारी सूरत हाल का इल्म था कि ऐसे होने जा रहे हैं। देखिए, इसको अकल नहीं तस्लीम करती। आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना भाई, या तो ऐसे हो कि मतलब कोई बिल्कुल कोई ताल्लुक ही ना हो अमेरिका का और इंडिया का। मतलब आप अभी पिछले चंद सालों में अफ़गानिस्तान, इसराइल, कश्मीर, पूरा क्वाड में बहुत इंटरेक्शन, आपके लोग वहाँ पे, टेक्नोलॉजी, क्या वजह है जो मैंने कोई वजह है जो मैं कह रहा हूँ कि इनके दरमियान गड़बड़ है? एक अरसे से कह रहा हूँ मैं, कभी इस बात को मैंने नहीं माना कि ये कोई क्वाड या इनके दरमियान दोस्ती, क्या वजह है? कोई देखें, अगर एक ये कैसे मुमकिन है कि ये मैं बात कह रहा हूँ और वो ये इनको नहीं पता, और अचानक इनकी आँख खुल रही है और इनको पता, अच्छा ऐसे हो गया? 3-4 लोगों को तो लाजमन पता है, और उसमें एक अजीत दोवल है, दूसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और तीसरे जो हैं वो जयशंकर हैं, और ये लोगों को बता नहीं रहे। अच्छा, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सिर्फ एक है, 36th ब्लूमबर्ग, मोदी नीड्स द व्हाइट हाउस ऑफ हिज बैक। व्हाइट हाउस की ही मुकम्मल हमारे चाहिए होगी जो भी करें, और साथ ही ये है कि खामोशी से, पब्लिक में तो जो भी कह रहे हैं ना, खामोशी से ब्लूमबर्ग ये स्टोरी ब्रेक कर रहा है 37 के, शिफ्ट टू डैमेज कंट्रोल आफ्टर ट्रम्प रैम्प्स अप थ्रेट्स के। हम ऐसी क्या चीज़ें जो उनको कहें कि जी इसको आप ऐसे करें, ऐसे करें। ये तो उससे पहले था जब ये कहानी आई है सामने कि इन्होंने एक तो ये कि रशिया से ऑयल लिया और ऑयल को, और दूसरा ये कि रशिया को, अच्छा ये भी नहीं कि कोई जो है ना वो किसी टैंक का कोई जो है वो पुर्जा दे दिया, एडवांस सेमी कंडक्टर्स दिए हैं भाई। एडवांस सेमी कंडक्टर जो हैं वो उनको दिए हैं, और वो इस्तेमाल हुए हैं अगेंस्ट नेटो। अच्छा, अभी आप देखें कि अगर यूक्रेन के मामले में सबसे ज़्यादा कोई मुल्क सेंसिटिव है पूरे यूरोप में, तो वो बरतानिया है। बरतानिया से अभी मोदी जी, बरतानिया में अभी आप देखिएगा कल तक के इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। वहाँ पे अखबार वहाँ के पहले ही आपको पता है, मीडिया उनका जो है वो सारी स्टोरीज को रेज रहा है कि ये तो क्या मतलब
मैंने सुना कि टेलीग्राफ ने तो ये कह दिया ना कि सिर्फ इंडिया जो है वो इसराइल से अगर रशिया से वो ऑयल लेना बंद कर दे तो ये जंग जो है वो रशिया से वो ऑयल लेना बंद कर दे तो रशिया जो है ये जंग बंद हो जाएगी। यानी सारा का सारा मलबा जो है इस वक्त जो बाहर है वो मोदी जी के नाजुक कंधों पे है कि वो ऐलान करें कि मैं रशिया के अगेंस्ट जा रहा हूँ, और फिर अगर वो अगेंस्ट जा रहे हैं रशिया के तो क्या मसला हल हो जाएगा? नहीं हल होगा। कोई ऐसा मामला अमेरिका और ईरान जो अच्छा इन्होंने फिर H1B, आज तो रिपब्लिकन्स वहाँ खड़े होने शुरू हो गए। उनकी कांग्रेसमैन है ये मार्जोराई टेलर ग्रीन, वो कह रही हैं कि जी इंडिया के लिए H1B वीज़ा बंद करें आप, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं उनको भी, जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो फीस दे चुके हैं उनको भी भेजें, उनको वीज़ा कैंसिल कर। उनकी क्या गलती है भाई? उन्होंने फीस, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब लीडरशिप्स अच्छी हो ना मुल्कों की तो वो मुल्क आगे निकलते हैं, वो उनके अंदर वो दूरअंदेशी हो कि कैसे हमने दुनिया में एक ग्लोबल विलेज में कैसे चलना है, कैसे, ठीक है ना। मतलब हर एक को जब आप आके आखिर में जाके जो है वो आप मतलब है कि अब कभी तुर्की के पीछे, कभी इसके पीछे, अभी ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं, अभी ट्रम्प को गालियाँ दे रहे हैं, बिल्कुल वही सूरत हाल बनी। आपको पता है वहाँ अभी इसराइल में क्या हो रहा है? वो फौज को गालियाँ दे रहे हैं। नेतन्याहू और उसके वजीर जो दाएं बाजू के लोग हैं, ये इसराइल की फौज को गालियाँ दे रहे हैं, फौज के सरबराह को गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको बरतर होगा। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे साथ सारे जाएंगे। और आज पहली दफ़ा जब से ये जंग शुरू हुई है, यानी जाहिरियत शुरू हुई है, तो कत्लेआम शुरू हुआ है, तो इसराइल के आम लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने गजा के अंदर जाके सामान देना शुरू कर दिया। सही। यानी फौज जो, यानी आप देखें ना, पहले तो ये रफा से और यहाँ से जा रहा था ना, अब 50 बच्चे, फिर भी डेथ्स हो रही हैं, 50 बच्चों की डेथ हुई है। इन्होंने एक जगह पर कहीं आज दोबारा किसी ने वहाँ पे मिसाइल वगैरह चलाया है, वहाँ पर भी कुछ डेथ्स हुई, लेकिन सारा वहाँ से जा रहा था। तो आज इसराइल के लोग भी एंटर हो गए वहाँ पे गजा में, खाना पीना लेके, वो फौज ने नहीं रोका, और फौज ने नहीं रोका। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सूरत हाल वहाँ पर क्रिएट हो रही है तो इसको फिर अब ये देखें ना, NBC अमेरिका, ये पूरी दुनिया में ये खबर है ना, 20th, मोदी वॉज रेडी टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीका, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका रख दिया आगे। या नहीं, मीका नहीं है, मैगा है। मतलब है कि ये अब इसको वो कैसे जो है ना वो मतलब कैसे आगे निकलेंगे। और इसमें इशू सारा ये है कि देखें, जियो पॉलिटिक्स हमेशा वही बात जो एक स्टूडेंट के तौर पे इतने अरसे में हमने समझा है, वो आपके पड़ोस से शुरू होती है। अगर आप पड़ोस में तगड़े हैं तो आप तगड़े हैं, ठीक है। मतलब है कि जनूबी अफ्रीका चला तो गया है इसराइल के जेनोसाइड के खिलाफ, लेकिन वो असर इजिप्ट का ही पड़ोस है ना, और जॉर्डन। मतलब आपके अगर पूरे सारे के सारे मुल्कों के साथ ही आपका झगड़ा है तो भाई मसला ये है कि फिर उन मुल्कों से बात करके आप मतलब आप कुछ है नहीं ना, कोई आप कोई मतलब डिलीवरी कोई चीज़ कोई, या तो ऐसा हुआ है। अच्छा, इस बात से मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि भारत के लोगों ने, अगर आप वहाँ जाके देखें तो टेक्नोलॉजी में और हर फील्ड में लोग बहुत आगे हैं। मतलब ये देखें, ये मोदी जी ही बता सकते हैं कि ट्रंप इनको क्या ये, अच्छा सुबह ही ऐलान कर दें, फ़र्ज़ करें अब ये कर सकते हैं ऐलान कि जी हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहे हैं, दुनिया कहेगी अच्छा, उधर ब्राज़ील और बाकी मुल्क सारे, और वो पता चला फिर तो सारे अंडे एक ही टोकरे में डाले हुए हैं ना। जो मैं फिर पाकिस्तान की बात करता हूँ, हमारे अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव अच्छे बुरे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल जनाब वो बिल्कुल, यानी जब एक होता है ना कि ताल्लुक रप्चर होना, नहीं, कभी भी नहीं हुआ। शिकायतें भी रही हैं, इल्ज़ामात, बातचीत, ये वो सब चलता रहा। इनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं वो भाई, इनके स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं इनके, और चाइना के अगेंस्ट
भाई जब हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे जिस ज़माने में कोल्ड वॉर में, तो हमने डिलीवर तो करके दिया था ना जी। जैसे भी किया था डिलीवरी तो, भाई डिलीवर तो किया था ना। आज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हमने डिलीवर तो किया था ना। बिल्कुल। अब मसला ये है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ही जहाज गिर गए आपके, तो कौन सा चाइना, उधर मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, उधर मालदीव बैठा, उधर नेपाल बैठा है, उधर ये एससीओ पूरी की पूरी पूरी पट्टी बनती जा रही है ऊपर तुर्किया तक, उसमें रशिया, चाइना, ये अरब ममालिक सारे। देखें ना बात ये सारी कि वो, और ये हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये तो सब जब देख रहे हैं कि चाइना से आपका फड्डा है, तो अमेरिका तो साथ था ना, तो अमेरिका को स्पेस दी थी। अब ट्रंप को गालियाँ दे रहे हैं आप, और ट्रंप से फड्डा हो गया, मुझे बताएं तो कौन सी दुनिया का कौन सा मुल्क हो क्या गया। एक मिनट ठहरो यार, पहले तो चाइना से था, हम तो वेस्टर्न ब्लॉक में थे ना। और आपको पता है यूरोप के मुल्क भी अब चाइना से रिज्यू कर रहे हैं अपनी ट्रेड वगैरह के लिए। बाकी हमारा तो चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और अमेरिका से ज़बरदस्त दोस्ती है, ठीक है, मतलब इस तरह से है ना कुछ मामला। अब बात यह है सारी कि ये इनको ये पता ही नहीं कि इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इनको ठुड्डा मार रहा है। ये मोदी जी को नहीं पता, और ये यूरोपियन लोगों को नहीं बता रहे। और फिर उसके बाद वो एक वजारत खारजा की तरफ से कहा गया, एक बयान भी नहीं खुद दे रहे, बात भी नहीं कर रहे, ढके छुपे आगे पीछे। भाई हुआ क्या, एक होता है ना कि आप किसी जगह ब्रीफ करते हैं सारे लोगों को, अब ब्रीफिंग क्या कर रहे हैं आप कि गालियां दो ट्रंप को, और गालियां दो, ट्रंप तो ये है, ट्रंप तो वो है। गालियों से मसला हल हो जाता तो ये मुल्क आपस में असले की जगह गालियां दे दे कि मार देते, लड़ रहे होते हैं ना एक दूसरे को। यूक्रेन वाले गालियां दे रहे हैं, रशिया आगे से गालियां दे रहे हैं, वो आगे से गालियां दे रहे हैं, वो आगे से 10 गालियां उन्होंने कीव के ऊपर दाग दी, उन्होंने मॉस्को पे 50 गालियां फायर कर दी। मतलब गालियों से क्या होता है, तो ये गालियां दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और मसला ख़राब हो रहा है। इसमें दरमियान में स्टीव विटकॉफ सुबह आज रात को अभी तक इतला थी कि वो शायद रशिया नहीं पहुंच रहे या नहीं पहुंचे, क्योंकि जुम्मे को वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है, जिसके बाद ट्रंप जो है उन्होंने कहा था कि डेडलाइन ख़त्म करो रेड लाइन, वरना सॉरी ये जो डेडलाइन है ये जंग ख़त्म करो, सीज फायर, वरना सख्त पाबंदियां होंगी और ऐसे हो जाएगा। वैसे पुतिन को इंटरेस्टेड नहीं है। सही। वो अभी इनकी कोई इंटरमीडिएट न्यूक्लियर ट्रीटी थी क्या INF करके, उससे भी वो बाहर आ गए। तो इशू ये है कि वो क्या स्टीव विटकॉफ इस सूरत हाल में जाएंगे वहाँ पर, और ये बात जो है अब इसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं। तो मैं उसमें नहीं कि वो पुतिन ने 2 दफ़ा टेलीफोन क्यों किया है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू से क्या बात की है। तो बहरहाल ये है कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 3-4 रोज़, हफ्ता, 10 दिन, ये बड़े आम है। पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत आम है, यहाँ पर बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। और लेकिन ये है कि वो कोई शक्ल लें, कोई शेप लें, तो 8 से 9, 9 से 10 वाली बातें जो है ना, एक प्रॉपर सिस्टम जो दुनिया के साथ, ये सिस्टम तो कंपेटेबल नहीं है। आगे जाके आगे देखें ना, अगर हम डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, हमने अगर दूसरी करेंसीज में डील करना है, हमने अपनी माशी पॉलिसी कैसे बना ली है लॉन्ग टर्म, हमने मतलब बहुत कुछ है पाकिस्तान में। हमारा सेटअप कैसे होगा फ्यूचर का, यूथ के लिए कैसे करना है, बहुत इश्यूज़ है ना, सिक्योरिटी का, आगे जंगों की क्या शक्ल होगी, ट्रेड वॉर्स की क्या, तो मतलब बहुत कुछ है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये इसलिए मैं गुरेज करता हूँ कि ये ज़रा ऊँट किसी करवट बैठ जाए, ठीक है, तो पता चले कि किस तरफ हम जा रहे हैं। और खारजा और डिफेंस के मामलों पे हम ठीक हैं। ये इंटरनल सोशल अनरेस्ट उस वक्त ख़त्म होगा जब अकाउंटेबिलिटी होगी और रूल ऑफ लॉ होगा, माशी दहशतगर्द पकड़े जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, कौम माफियाज के हाथों से निकलेगी, ठीक है ना, गैंग्स। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।